नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, लेकिन सियासी रणभूमि में इस मुहावरे का अलग मतलब निकलता है। आज समाजवादी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ एक ऐसा दांव चल दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। नगर निकाय चुनाव के शोर के बीच इस वक्त पूरे यूपी की निगाहें दो विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर टिकी हैं। इनमें एक है रामपुर की स्वार सीट तो दूसरी है मिर्जापुर की छानबे सीट। दोनों जगहों पर 10 मई को वोटिंग होनी है। आज नामांकन का आखिरी दिन था, जिसके आखिरी कुछ मिनटों में समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया। नाम है अनुराधा चौहान। अनुराधा आजम परिवार की करीबी बताई जाती है। दरअसल स्वार विधानसभा क्षेत्र के लिहाज से सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाका है। इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 65% वोटर मुसलमान हैं। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने हिंदू उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। अब सवाल है कि आजम ने ऐसा क्यों किया? जवाब है नया प्रयोग। माना जा रहा है कि यह अखिलेश यादव के इशारे पर किया गया है। दरअसल स्वार में भाजपा गठबंधन की तरफ से अपना दल एस की टिकट पर शफीक अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। यानी अब मुकाबला भाजपा गठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवार बनाम सपा की हिंदू उम्मीदवार के बीच होगा। चुनावी रणभूमि में यह सबसे चुभने वाला नया दांव है। इसके साथ ही आज मैं आपको पूरे यूपी की हर सियासी हलचल के बारे में बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। रामपुर की स्वार सीट का उपचुनाव सियासी महाभारत का नया गवाह बनने जा रहा है। ये सीट सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने की वजह से खाली हुई है। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर सपा की तरफ से एक हिंदू महिला को उम्मीदवार बनाना भाजपा के चुनावी प्लान को झटका देने वाला है। हारी हुई बाजी को दोबारा जीतने के लिए अखिलेश यादव ने जो प्रयोग किया है, उसका असर दूर तक दिखाई देने वाला है। रामपुर के स्वार में उपचुनाव संग्राम। आजम खान का हिंदू पैगाम। सपा की सबसे सीक्रेट चाल। मुस्लिम बहुल सीट पर हिंदू प्रत्याशी का लाल दांव। आखिरी वक्त में चौंकाने वाला ऐलान। अब्दुल्ला की सीट पर अनुराधा के हाथ कमान। ईश्वर सबको बनाता है अच्छे से और वो मेहनत करे कहीं भी किसी भी ग्राउंड में तो कामयाब होता है। भाजपा के खिलाफ आजम का चौहान प्लान। मैंने मेहनत की, एक छोटे से परिवार से हूँ और मुझे अभी भी यही विश्वास है कि जब मैं मेहनत करूंगी तो जनता ही तो वोट देती है, जनता ही देखेगी और जनता ही अपना उसमें विकास पाएगी। कोई चुनौती नहीं है, उनसे कोई चुनौती नहीं है। चुनाव किसी से नहीं है। इंशाल्लाह 100% चुनाव जीतेंगे और इंशाल्लाह जनता पूरा विश्वास करेगी हम पे और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अपूर्व मतलब जो है समर्थन मिल रहा है। सियासत का चेहरा बदल, वोट का पाला बदल। उससे मुझे आशा ही नहीं 200% विश्वास है कि अब की बार रामपुर में एक नई इबारत लिखने की शुरुआत आज के नामांकन के साथ होगी। स्वार में रामपुर के शोले। बात तो चुभेगी। राजनीति की जमीन से जब ज्यादा फसल की जरूरत होती है तो इसकी भी मिट्टी को पलट दिया जाता है। जमीन वही रहती है लेकिन मिट्टी बदल दी जाती है। रामपुर के स्वार में सपा का हिंदू उम्मीदवार वाला दांव कुछ ऐसा ही है। जब भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल एस ने यहां से पसमानदा मुस्लिम समाज से आने वाले शफीक अहमद को उम्मीदवार बना दिया तो सपा के खेमे में लंबा मंथन चला और आखिरी चाल चलने के लिए आजम खान को फ्री हैंड दिया गया। पार्टी ने इसके बाद नामांकन के आखिरी वक्त तक इंतजार किया ताकि भाजपा के पास ज्यादा मौका न रहे।
सियासत की चालें स्वार में कभी इतने पर्दे में नहीं रही जितना इस बार नजर आ रहा है। पहले आजम परिवार ने चुप्पी साधे रखी, फिर सपा के खेमे में भी खामोशी दिखी। अटकलों का दौर तेज था कि आखिर आजम खान के परिवार की रसूख से जुड़ी इस सीट पर अखिलेश यादव किस उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे। उपचुनाव की जंग को लेकर कई नाम चर्चा में चल रहे थे, लेकिन दिलचस्प ये था कि ये तमाम नाम मुस्लिम समाज से थे। समाजवादी पार्टी ने इनमें से किसी पर भी मुहर नहीं लगाई। सूत्रों की माने तो पहले भले चर्चा रही हो कि आजम खान ने स्वार सीट के लिए उम्मीदवार को चुनने से दूरी बना ली है, लेकिन ऐसा था नहीं। सच ये था कि आजम और सपा की तैयारी सबको चौंकाने की थी। दरअसल अखिलेश यादव चुनावी राजनीति के नए प्रयोग का इंतजार कर रहे थे और ये इंतजार जिला पंचायत सदस्य अनुराधा चौहान पर जाकर खत्म हुआ। सबसे पहले तो आभार व्यक्त करूंगी पार्टी के अध्यक्ष जी का और माननीय आजम खान साहब, अब्दुल्ला जी का, और फिर यही मेरा मुद्दा रहेगा कि मैं विकास को कायम रख सकूं। अनुराधा पेशे से वकील रही हैं, पूर्व प्रधान भी रह चुकी हैं और जमीनी काम को लेकर रामपुर में अच्छी खासी पहचान है। लेकिन अनुराधा का सियासी कद इतना बड़ा नहीं था कि उन्हें रेस में शामिल नामों में गिना जाए। लेकिन आखिरकार उनके नाम पर मुहर लगना ये बताने को काफी है कि समाजवादी पार्टी इस बार भाजपा के खिलाफ उसी के हथियार से लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुकी है। और इसीलिए जब भाजपा के सहयोगी अपना दल एस ने पसमानदा समाज से उम्मीदवार का नाम तय किया तो समाजवादी पार्टी ने एक हिंदू नेता को टिकट दे दिया, जिससे मुस्लिम वोटरों के बंटने की सूरत में हिंदू वोटों से इसकी भरपाई की जा सके और जीत की संभावना को कायम रखा जाए। नाम के ऐलान के बाद आखिरी वक्त में अनुराधा चौधरी ने पर्चा भरा और इसके बाद जीत के दावे करने से भी नहीं चूकी। हम तो यही कह रहे थे कि अभी सुप्रीम कोर्ट और उसमें चल रहा था अब्दुल्ला जी विधायक जी का, तो हम उसी का इंतजार कर रहे थे। आज हालांकि लास्ट था डेट, तो नामांकन हुआ है। नामांकन कर दिया? जी हाँ, कर दिया। स्वार की सीट पर 1989 से 2002 तक भाजपा का परचम लहराता था। यहाँ से शिव बहादुर सक्सेना 4 बार विधायक रहे। शिव बहादुर सक्सेना रामपुर सदर के मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना के पिता हैं। 2002 से 2017 तक स्वार की सीट कांग्रेस के पास रही, जहां से नवाब काजिम अली खान जीतते रहे। लेकिन 2017 से 2022 के चुनाव में ये सीट सपा के कब्जे में चली गई। यहां से लगातार 2 चुनाव में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने परचम लहराया, लेकिन दोनों ही बार अलग अलग मामले में उनकी विधायकी चली गई। कानूनी रोक की वजह से अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ सकते। इसी वजह से सीट पर आजम खान अपने किसी करीबी को मैदान में उतारना चाहते थे। ये तलाश अब अनुराधा चौहान पर जाकर खत्म हुई है। लेकिन अपना दल इसके प्रत्याशी शफीक अहमद का दावा है कि सपा की किस्मत में अब यहाँ की जनता हार ही लिखेगी। देखिए, पहले की अपनी अलग वो रणनीति थी, इस बार अलग है। सब परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। इंशाल्लाह 100% चुनाव जीतेंगे। कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। हमारे स्वार रोड पे बस अड्डा नहीं है, मंडी समिति नहीं है, और अस्पतालों का सौंदर्यीकरण कराना है, बहुत फैक्ट्री की एक स्थापना करानी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ आज तक जो है जब से देश आज़ाद हुआ कोई फैक्ट्री बनी ही नहीं है। इसलिए वहाँ पर फैक्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। सबसे खास बात, इस सीट से नवाब परिवार के सदस्य नवाब हैदर अली खान और हमजा मियाँ को टिकट नहीं मिलना है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हमजा को यहां से अपना दल एस ने ही टिकट दिया था, लेकिन वे अब्दुल्ला आजम से 61,000 वोट से हार गए थे। अब्दुल्ला को 2022 में 1,26,162 वोट मिले थे, तो हमजा मियाँ को 65,059 वोट। इसी वजह से इस बार भाजपा गठबंधन ने नया प्रयोग किया और नवाब परिवार की जगह मुस्लिम समाज की अंसारी बिरादरी से आने वाले शफीक अहमद पर दांव लगाया है। अब देखना यह है कि यहाँ की जनता किस उम्मीदवार की किस्मत में जीत लिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक तरफ स्वार सीट तूफानी भिड़ंत को लेकर सुर्खियों में है, तो दूसरी तरफ मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है। यह सुरक्षित सीट है, जहां से भाजपा ने रिंकी कोल को उम्मीदवार बनाया है, तो सपा ने कीर्ति कोल को मैदान में उतारा है। भाजपा उम्मीदवार ने आज पर्चा भरा। 96 सीट पर आर पार के मुकाबले की तस्वीर साफ हो चुकी है। सपा की तरफ से उपचुनाव में कीर्ति कोल पहले ही नामांकन कर चुकी हैं, तो गुरुवार को भाजपा गठबंधन की तरफ से अपना दल एस की प्रत्याशी रिंकी कोल ने पर्चा भरा। इस मौके पर अपना दल एस के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ ही भाजपा नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे। 96 सीट अपना दल एस के विधायक राहुल कोल के निधन से खाली हुई थी। इस सीट से अपना दल एस ने उपचुनाव में राहुल की पत्नी रिंकी कोल को प्रत्याशी बनाया है। इसमें मुद्दे वाली कोई बात ही नहीं है,
क्योंकि मेरा विश्वास ये है कि जो विधायक जी का जो अधूरे कार्य उनको पूरा करना है। इसमें मुद्दे वाली कोई बात नहीं है। मुद्दा 2022 में था, ये 2023 चल, इसमें उपचुनाव है। कंपटीशन तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो जो है हो रहा है कंपटीशन, तो इसमें पूरा हमारा है, 100% है। भाजपा का दावा है कि 96 में एक बार फिर अपना दल एस की जीत होगी। 100% भारतीय जनता पार्टी, अपना दल एस और निषाद राज पार्टी सब मिल कर के हम लोग अपने प्रत्याशी रिंकी कौल जी को आज नामांकन कराए हैं और प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। हम सब लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। स्वार के साथ ही 96 सीट के उपचुनाव के मुकाबले पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चुनाव कोई भी हो, बागियों की अलग ही धमक होती है। इस बार भी कुछ यही माहौल है। नगर निकाय के चुनाव का लोकसभा चुनाव से भले सीधा कनेक्शन नहीं हो, लेकिन बगावत के बोल का असर 2024 पर निश्चित तौर पर होगा। आज सपा के खेमे से इसका ट्रेलर आ गया। पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सपा के प्रत्याशी की खुली खिलाफत का ऐलान कर दिया। मामला संभल नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का है। क्या समाजवादी पार्टी के लिए पश्चिमी यूपी में नई मुसीबत खड़ी होने वाली है? क्या मुस्लिम मोर्चे पर अखिलेश यादव को नया झटका लगने वाला है? ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि संभल से सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी दिशा बदलने के संकेत दे दिए हैं। शफीकुर रहमान बर्क ने संभल में सपा के प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन का भरे मंच से ऐलान भी कर दिया। सपा ने संभल में पार्टी के विधायक इकबाल महमूद की पत्नी रुखसाना इकबाल को टिकट दिया है, लेकिन बर्क ने उनसे किनारा करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी फरहान सैनी का समर्थन कर दिया है। फरहान सैनी के समर्थन में जो मंच सजा था, उस पर सपा के सांसद बर्क के अलावा उनके पोते और सपा से ही विधायक जियाउर रहमान बर्क दोनों ही मौजूद थे। पर ये कह रहा हूँ कि हमने ये तय किया है कि यासीन सैफी को यानी ये पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए सियासी बगावत की चुभने वाली कहानी है। इसका एक पहलू ये भी है कि बर्क रुखसाना इकबाल को टिकट देने से सख्त नाराज थे। उनकी सपा ने अनदेखी की और अब नतीजा सबके सामने है। पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए कई तरफ से मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। एक चुनौती रालोद के साथ गठबंधन वाले मोर्चे पर भी है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां सपा के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बिजनौर की 6 सीटों पर सपा रालोद आमने सामने है। शामली की कांधला नगर पालिका में भी दोनों आमने सामने हैं। मेरठ महापौर सीट को लेकर रालोद का गुस्सा कम नहीं हो रहा, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी मेरठ की मवाना सीट को लेकर है, जहां रालोद ने अयूब कालिया को मैदान में उतारा है, जिन्होंने नामांकन भी कर दिया। मेरठ की मवाना सीट से सपा ने दीपक गिरी को टिकट दिया था। दीपक गिरी ने 19 अप्रैल को नामांकन भी कर दिया, लेकिन जैसे ही मवाना नगर पालिका परिषद से सपा प्रत्याशी के सिंबल वापस लेने की खबर आई तो लगा कि तूफान थम गया। सपा और रालोद के बीच विवाद सुलझ गया, लेकिन कुछ ही देर में सपा ने दीपक गिरी की जगह नया प्रत्याशी मैदान में उतार दिया। यानी घंटे भर के भीतर जो डैमेज कंट्रोल करने की बात कही जा रही थी, वो बात धराशायी हो गई। सपा ने अब मवाना से रालोद के अयूब कालिया की जगह अमीर आजम को प्रत्याशी बनाया है। वो त्रुटिवश जो है वहाँ से पार्टी कार्यालय से सिंबल उनको जारी हो गया था। वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की जैसे ही उसमें संज्ञान में आया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के संज्ञान में जैसे ही वो आया, उन्होंने तुरंत निर्देश किया कि ये सिंबल वापस करो, और वापस करने के बाद राष्ट्रीय लोकदल की जो खाते में सीट गई है, वहाँ से जो भी उनके उम्मीदवार हों, अब कालिया जी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया, तो कालिया जी के फेवर में जो हम लोग समर्थन कर देने के लिए आ गए, उसको वापस हमने ले लिया है। नहीं, सियासी जंग हमारे किसी जंग नहीं है। गठबंधन के जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा उसको अमल करेंगे। समाजवादी वालों ने नॉमिनेशन कर दिया, हमने भी कर दिया। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा उसको हम अमल करेंगे। और मुझे उम्मीद है, ऊपर मैं 4 बार सभासद रहा हूँ, 1 बार चेयरमैन बना हूँ, और इस बार भी उम्मीद है। मैंने कभी हार का मुंह देखा, ऊपर वाले चाहे मैं हारूंगा नहीं। यानी ये लड़ाई अब सपा और रालोद के बीच बड़े सियासी महासंग्राम की शुरुआत करा सकती है।
सपा ने पहले प्रत्याशी का सिंबल वापस लिया, लेकिन डैमेज कंट्रोल का ड्रामा कुछ देर बाद ही खत्म हो गया और सपा ने रालोद को सीधी चुनौती देकर दूसरा प्रत्याशी मैदान में उतार दिया, साथ ही अपनी तरफ से संकेत भी दे दिए। इससे पश्चिम में सपा और रालोद के फिर आमने सामने आने से भाजपा के लिए ये भिड़ंत फायदे का सौदा बन सकती है। बात समझ से परे है कि जब बातचीत हो गई थी कि यहाँ जो समाजवादी पार्टी है वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी और आरएलडी मेरठ की मेयर सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, लेकिन अचानक से समाजवादी पार्टी ने फिर दूसरे प्रत्याशी को लाकर खड़ा कर दिया है और इसे सीधे तौर पर आरएलडी के कार्यकर्ता चैलेंज के रूप में देख रहे हैं। अब बातचीत से कोई हल निकलेगा या फिर यहाँ महाभारत भी होगी और उस पर सियासी संग्राम भी बड़ा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मवाना, मेरठ। बागी उम्मीदवारों के डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी को पता है कि इस निकाय चुनाव में अगर संगठन के भीतर नाराजगी रही तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए तमाम जिलों में पार्टी ने आज बागी उम्मीदवारों को मनाने की कोशिश की, क्योंकि पहले दौर के चुनाव के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन था। इसके लिए कई दिग्गज नेताओं को मोर्चा संभालना पड़ा। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए सियासी युद्ध की तस्वीर साफ हो चुकी है। गुरुवार को पहले चरण के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन था। ऐसे में भाजपा अलग अलग जिलों में उन बागियों को मनाने में जुटी रही जो टिकट कटने से नाराज थे। भाजपा ने बागी नेताओं का नामांकन वापस कराने के लिए पूरा जोर लगा दिया ताकि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी की जीत में कोई रुकावट पैदा न हो। बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि जो बागी उम्मीदवार हैं उनको कैसे मनाया जाए। प्रदेश के अलग अलग जो जिले हैं, जो महानगर हैं, जहां नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं, वहां पर ऐसे तमाम उम्मीदवार बीजेपी के थे जो बागी हो गए थे क्योंकि टिकट नहीं मिला। तो ऐसे में बहुत सी जगहों पर लोगों ने निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन कर दिया था। और आज जब नाम वापसी का आखिरी दिन था तो बीजेपी ने एक तरीके से मिशन बागी बैठाओ चलाया, यानी जो बागी कैंडिडेट हैं जिन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन किया था उनको पार्टी ने मनाया और उनका नामांकन वापस कराया। कई ऐसी सीटें हैं जहां टिकट कटने के बाद भाजपा नेताओं ने निर्दलीय नामांकन भर दिया था। पार्टी के आलाकमान के मनाने के बाद कुछ नेताओं ने नाम वापस जरूर ले लिया, लेकिन कुछ जगहों पर बगावत कायम है। इस मिशन के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सभी मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और जिला स्तर के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी थी। जहाँ तक चुनाव का विषय तो उसके लिए निर्धारित सीटें हैं, भाई निर्धारित वार्ड हैं, निर्धारित मेयर हैं, निर्धारित जिला पंचायत उसके अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत नगर पालिकाओं के, तो एक निश्चित संख्या है। तो उसमें चयन करना एक हम सब लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है हमेशा, लेकिन एक परिवार की तरह हम लोग विचार कर रहे हैं। हमारी पार्टी के सब कार्यकर्ता भी करते हैं और यही प्रक्रिया आप देखोगे कि हमारे जो मान्य प्रत्याशी घोषित हुए हैं वार्ड से लेकर मेयर तक, वो सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के में लगातार काम करने वाले हम लोग। हमारी टिकट को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की तमाम कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय तक पहुंच गई थी। लखनऊ में टिकट वितरण को लेकर गुस्सा जाहिर किया और जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को लखनऊ में नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। महिलाओं के विरोध को देखते हुए प्रदेश महामंत्री संजय राय ने जब इनसे बात की तब जाकर कहीं उनका गुस्सा शांत हुआ। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव जीतती जा रही है तो स्वाभाविक है कि लोग टिकट मांगने वालों की संख्या ज़्यादा होगी। तो सभी सभासद सीट पर टिकट मांगने वाले 10-10, 20-20 हैं और टिकट मिलेगा किसी एक को, तो उसमें से कुछ लोग स्वाभाविक रूप से अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी केवल लखनऊ में ही थी। लखनऊ में तो कई कार्यकर्ताओं ने पार्षद का टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया था। हालांकि कुछ जगहों पर बागी नेताओं ने नामांकन वापस ले लिया। जिन लोगों का पार्टी ने नामांकन वापस कराया है उन्हें ये यकीन दिलाया गया है कि जल्द ही उन्हें संगठन में मौका दिया जाएगा। अनुभव शुक्ला, लखनऊ, एबीपी गंगा। राहुल गांधी के एक दाव ने समाजवादी पार्टी के तेवर बदल दिए हैं। पार्टी खुलकर एक बड़े मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई है। मामला जातीय जनगणना का है, जिसकी मांग अखिलेश यादव हर मंच से उठा रहे हैं। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के नेता भी इस मुद्दे को सबसे ऊपर रखते हैं। अब राहुल गांधी ने भी यही मांग कर डाली है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के प्रचार में जब उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना को जरूरी बताया तो सपा ने खुलकर इसकी तारीफ की। खुद
शिवपाल यादव ने कहा कि वो कांग्रेस के रुख से सहमत हैं। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस और सपा के बीच लोकसभा चुनाव के एजेंडे को लेकर जो दूरी पैदा हुई थी वो जल्द दूर हो जाएगी या गठबंधन की चर्चा फिर तेज होगी। लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना का मुद्दा विपक्षी एकता की एक नई वजह बनता जा रहा है। एक तरफ जहां यूपी से लेकर बिहार तक जातीय जनगणना के मुद्दे पर सियासी माहौल तैयार हो रहा, तो कांग्रेस ने भी क्षेत्रीय दलों के सुर में सुर मिलाकर बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने इस मुद्दे को भुनाना भी शुरू कर दिया है, जिसकी बड़ी तस्वीर लोकसभा चुनाव में दिख सकती है। जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उनकी जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन उनको दीजिए। मैं जानता हूं कि ये नरेंद्र मोदी ये काम कभी नहीं करेंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, परे हट जाइए, हम कर देंगे। और ये मत सोचिए कि हम आप पे दबाव नहीं डालेंगे। हम विपक्ष में जरूर हैं, मगर पहले पूरा का पूरा दबाव हम आप पे डालेंगे। ओबीसी सेंसस को रिलीज कराएंगे, 50% के कैप को हटवाएंगे और दलित और आदिवासियों को जितनी उनकी आबादी है उतना रिजर्वेशन दिलवाएंगे। इधर राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को बड़ा मंच दिया तो समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के इस स्टैंड से खुश हो गई। देखिए, राहुल गांधी जी ने भी आवाज़ उठाई कि हम दिल्ली में जातीय गणना कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जाएं। सही बात कही है उन्होंने। और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में देखिए, केवल अखिलेश ही जनगणना कराने का काम करेंगे। यानी विपक्षी दलों का एजेंडा साफ है कि लोकसभा चुनाव तक इस मुद्दे को विस्तार देने की कोशिश की जाएगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, हर किसी को ओबीसी वोटरों से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी समाज की है। मंडल कमीशन के बाद देश की सियासत पूरी तरह से ओबीसी वर्ग के इर्द गिर्द आ गई थी। ओबीसी सियासत को बढ़ाने में क्षेत्रीय दलों की अहम भूमिका भी रही और सच यह है कि कांग्रेस ने लंबे समय तक ओबीसी सियासत में दखल नहीं दिया, जबकि भाजपा 2014 से ही ओबीसी वोट बैंक को लेकर बड़ी रणनीति पर काम करती नजर आई। इसका बड़ा उदाहरण पीएम मोदी खुद हैं, जो ओबीसी समाज से आते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब कांग्रेस भी ओबीसी सियासत में तेजी से एंट्री मार रही। कांग्रेस ने एक साथ कई संदेश दिए हैं। पहला, वो जातीय जनगणना के आधार पर आगे बढ़ेगी, साथ ही उन सियासी दलों को भी साथ लेकर चलेगी जो अपनी सियासत को सामाजिक न्याय की लड़ाई का नाम देते हैं, फिर चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो या फिर यूपी में अखिलेश यादव। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसकी कितनी आबादी है। हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम ये होना चाहिए किसकी कितनी आबादी है। 2024 के चुनाव में विपक्ष जातीय जनगणना को ही बड़ा हथियार बनाएगा। इसमें एक तरफ ओबीसी वर्ग को लुभाने की कोशिश होगी तो दूसरी तरफ दलित वोटर में सेंधमारी का दांव। कांग्रेस के नजरिए से देखें तो पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश के स्तर पर यूपी में बृजलाल खाबरी को अध्यक्ष बनाकर दलित वाला दांव बहुत पहले ही चल दिया था। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की नजर से देखें तो अम्बेडकर से लेकर कांशीराम के नाम के सहारे लगातार सपा दलित वोटरों को साधने की पुरजोर कोशिश करती दिख रही है। इटावा से अमित मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात ओम प्रकाश राजभर की, जिनकी पार्टी में फिर से इस्तीफे वाली कहानी शुरू हो गई। आज भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे शशि प्रकाश सिंह ने खुद को पार्टी से अलग कर लिया। उन्होंने ओपी राजभर को लिखी चिट्ठी में चुभने वाले कई सवाल किए। शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि भाजपा अपनी नीतियों से भटक चुकी है और ओपी राजभर को सिर्फ अपने परिवार और बेटों की चिंता है। इससे पहले जितने भी नेताओं ने ओपी राजभर का साथ छोड़ा था, उन्होंने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। वहीं भाजपा की तरफ से कहा गया कि शशि प्रकाश सिंह ने पार्टी नहीं छोड़ी बल्कि उन्हें निकाला गया। निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे ओम प्रकाश राजभर को नया झटका लगा है। इस बार पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष की कुर्सी संभालने वाले शशि प्रकाश सिंह ने इस्तीफा दिया है। वीडियो जारी कर शशि प्रकाश ने दावा किया कि भाजपा अपने उद्देश्य से भटक चुकी है। शशि प्रकाश सिंह ने आरोप लगाया कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी परिवार और बेटों में सिमट कर रह गई है। शशि प्रकाश सिंह मुन्ना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व में मैं प्रदेश महासचिव रहा हूं, प्रवक्ता भी रहा हूं, तमाम पदों पर ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया हूं। 1 दशक से ऊपर हो गया पार्टी में काम करते हुए। पार्टी के मुखिया
जिस उद्देश्य से हम लोग पार्टी में जुड़े थे उस लड़ाई से भटक चुके हैं। पूर्वांचल राज्य की मांग, आर्थिक आधार पर आरक्षण, इस तरह से तमाम मुद्दे थे, लेकिन आज वो परिवारवाद, पुत्रमोह में फंस गए हैं, अपनी मुख्य लड़ाई से भटक चुके हैं। शशि प्रकाश सिंह ने सिर्फ वीडियो ही जारी नहीं किया, बल्कि एक चिट्ठी भी ओपी राजभर के नाम लिखकर चुभने वाली बात कह डाली। उन्होंने चिट्ठी में लिखा, दुर्भाग्य है कि सुभाषपा आज स्वार्थ के समंदर में गोते लगा रही है। कार्यकर्ताओं का दुर्भाग्य है कि ऐसी पार्टी खड़ी करने में अपना जीवन लगा दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं से अब आपका कोई लेना देना नहीं रह गया है। कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होता है, इसे आपको समझना होगा। हमने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का काम आज किया हूं और पार्टी के तमाम नेता हमारे संपर्क में हैं। अगले महीने 9 तारीख को महाराणा प्रताप जी के जयंती के शुभ अवसर पे हम सभी लोग बैठक करके एक बड़ा निर्णय लेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है। सिर्फ बयानबाजी करके चर्चा में रहने से सभ्य समाज नहीं बन सकता। सुभाषपा को ऐसा झटका पहली बार नहीं लगा है। जब सुभाषपा और सपा के रास्ते अलग हुए थे, तब भी सैकड़ों की तादाद में सुभाषपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने ओपी राजभर से नाता तोड़ा था। सितंबर में 1 महीने के भीतर 300 से ज्यादा इस्तीफे हुए थे। 5 सितंबर को 30 नेताओं ने इस्तीफा दिया। 7 सितंबर को 24 पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दी। 9 सितंबर को 100 नेताओं ने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने वालों में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश सचिव स्तर के नेता थे। कई जिलों के पार्टी अध्यक्षों ने भी ओपी राजभर का साथ छोड़ दिया था। इस्तीफा देने वालों में से किसी ने राजभर पर ऑफिस के लिए जमीन लेने का आरोप लगाया था, तो किसी ने मुख्तार के साथ संबंध होने का आरोप। रामजीत राजभर ने कहा था कि ओपी राजभर ने ऑफिस के लिए जमीन ली थी। महेंद्र राजभर ने आरोप लगाया था कि ओपी राजभर मुख्तार को अपना बड़ा भाई मानते हैं। आरोप यहां तक लगे थे कि ओपी राजभर मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को बचा रहे हैं। कुछ दिन पहले पार्टी उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने भी सुभाषपा का साथ छोड़ दिया था। इसके अलावा अर्जुन चौहान, राम आश्रय पासवान, रमेश सिंह चौहान जैसे नेताओं ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी से तौबा कर ली थी। ये सब ऐसे चेहरे थे जो शुरुआत से ही ओपी राजभर के साथ जुड़े थे। मतलब पूर्वांचल के जिस पिच पर ओम प्रकाश राजभर अपनी ताकत का दम भरते थे, अब उसी मैदान में उनके अपने ही उन्हें चुनौती दे रहे हैं। हालांकि सुभाषपा हर बार की तरह इस बार भी एक अलग दावा कर रही। ओपी राजभर के बेटे और सुभाषपा के प्रवक्ता अरुण राजभर ने ट्वीट किया, पार्टी ने जिला पंचायत चुनाव में इनको दूसरे दलों के साथ मिलकर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करते हुए पाया था, इसलिए पार्टी से उसी समय इन्हें निष्कासित कर दिया गया था। आज वीडियो जारी सिर्फ चर्चा में आने के लिए किया गया है। ओपी राजभर पूर्वांचल की कई विधानसभा सीटों पर अपनी ताकत का दावा ठोकते हैं। विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा तो 6 सीटें भी जीती। लेकिन अब सवाल लोकसभा चुनाव का है और माना जा रहा है कि राजभर नए साथी की तलाश में है, जिसके सहारे लोकसभा में अपना खाता खोल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अतीक हत्याकांड को लेकर एसआईटी एक्शन में आ गई है। आज घटना की जगह पर क्राइम सीन का रिक्रिएशन करवाया गया। वहीं अतीक अशरफ मर्डर केस की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग भी आज प्रयागराज पहुंचा। आयोग की टीम करीब 40 मिनट तक मौका वारदात पर रही। हर एंगल से पड़ताल करने के साथ ही घटनास्थल की मैपिंग कराई गई। इसके अलावा शूटर से आज लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ हुई, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि हमलावरों ने किस उद्देश्य से अतीक और अशरफ का मर्डर किया। इस बात की भी पुख्ता जानकारी नहीं आई है कि यह हत्या की गई या फिर कार्रवाई। वही प्रयागराज, वही कॉलविन अस्पताल, वही पुलिसकर्मी और उसी तरह का सीन। शनिवार की रात हुए अतीक और अशरफ हत्याकांड में एसआईटी ने मोर्चा संभाला और क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। और ये देखिए आप हमारे बाईं तरफ ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्राइम सीन किस तरीके से रिक्रिएट किया जा रहा है। और देखिए अतीक और अशरफ को जिस तरीके से लाया गया था वो है, और जिस तरीके से मीडिया कर्मी सामने खड़े होकर बाइट ले रहे थे, वो बाइट यहाँ पर लेने का जो सीन है, वो दृश्य वो रिक्रिएट किया जा रहा है, वो सीन फिल्माया जा रहा है। और देखिए अगल बगल जो शूटर्स हैं वो शूटर्स खड़े हुए हैं, उनके हाथ में गन है और जैसे ही इशारा किया जाएगा ये ड्रामा शुरू हो जाएगा। तो ये कवायद इसलिए की जा रही है ताकि पूरी वारदात को समझा जा सके कि किस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। और इस वक्त क्राइम सीन जब रिक्रिएट हो रहा है तो आप उस सिपाही मान सिंह को भी देख सकते हैं जो कि हमले में घायल हुआ था, जिसके दाहिने हाथ की कोहनी में गोली लगी हुई थी। तो 2 बार जो है वो क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा चुका है और देखिए वो पकड़ लिया गया है। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची थी। घटना के वक्त जैसा माहौल था बिल्कुल उसी तरह का माहौल।
यहाँ पर रिक्रिएट किया गया। बड़ी बात ये कि सीन रिक्रिएशन में पुलिस की लापरवाही खुलकर सामने आई। पता चला कि आखिर चूक कहाँ हुई थी। क्राइम सीन रिक्रिएशन से ये साफ हुआ है कि 15 अप्रैल की रात यानी वारदात के वक्त अतीक और अशरफ की सुरक्षा को लेकर प्रयागराज पुलिस ने बड़ी लापरवाही बरती थी। तीनों शूटर्स पुलिस के घेरे के बीच पहुंच गए थे। अतीक और अशरफ को सटाकर गोली मारी गई थी। पुलिस की ये लापरवाही इसलिए भी खासी मायने रखती है क्योंकि वारदात से सिर्फ 2 दिन पहले अतीक के बेटे के असद के एनकाउंटर के बाद पुलिस अफसरों की तरफ से ये दावा किया गया था कि असद और उसके साथ एनकाउंटर में मारा गया शूटर गुलाम दोनों ही अतीक के काफिले पर हमला कर उसे छुड़ाने की साजिश रच रहे थे। लखनऊ से फोरेंसिक टीम प्रयागराज पहुंची थी। 2 व्यक्ति अतीक और अशरफ की भूमिका में थे। दोनों को गोली मारने का सीन दोहराया गया। इसके साथ ही हमलावरों को पकड़ने और फिर उन्हें दबोचकर गाड़ी में बिठाने का सीन भी रिक्रिएट किया गया। हालांकि वारदात के वक्त हमलावरों ने जो नारेबाजी की थी उसे इस दौरान नहीं दोहराया गया। 15 अप्रैल की रात अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारने के बाद तीनों शूटर्स ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। एसआईटी द्वारा की गई पूछताछ में शूटर्स ने ये बताया है कि वारदात के बाद वो डर गए थे और अपने डर को कम करने के लिए ही उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। हालांकि आज जब क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया तो डमी शूटर से ये नारा नहीं लगवाया गया। पुलिस ने अपनी एफआईआर में भी इस नारे का जिक्र नहीं किया है। इस क्राइम सीन रिक्रिएशन की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई। अब फोरेंसिक टीम जांच रिपोर्ट एसआईटी को सौंपेगी, जिसके बाद मामले की जांच कर रही एसआईटी इसे विवेचना में शामिल करेगी। इस रिक्रिएशन में कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं। अतीक और अशरफ दोनों को बेहद करीब से गोली मारी गई थी। पहले अतीक को गोली मारी गई। वारदात के वक्त पुलिस ने बड़ी लापरवाही की थी। बेहद नजदीक होने के बावजूद पुलिस शूटर्स को भांप नहीं पाई थी। पुलिस के किसी एक्शन से पहले ही शूटर्स ने अपने पिस्टल जमीन पर फेंककर हाथ खड़े कर दिए थे, यानी उन्होंने सरेंडर कर दिया था। वारदात के बाद शूटर्स को उसी पुलिस जीप से कस्टडी में पुलिस लाइंस भेजा गया था, जिस जीप में बिठाकर अतीक और अशरफ को कुछ देर पहले अस्पताल लाया गया था। कहा जाता है कि अगर इंसाफ हो रहा है तो वो दिखना चाहिए और अगर जांच हो रही है तो वो नज़र भी आनी चाहिए। कुछ इसी तर्ज पर प्रयागराज की एसआईटी ने आज अतीक और अशरफ की हत्या के क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। साइंटिफिक एविडेंस तैयार करने की कोशिश की। कड़ियों को आपस में एक दूसरे से मिलाने की कोशिश की गई। कहा जा सकता है कि कोर्ट में जब केस का ट्रायल शुरू होगा तो इस रिक्रिएशन की वजह से आरोपियों के संदेह का लाभ पाने के चांसेस घटेंगे और उनको सजा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद शूटर्स ने न तो भागने की कोशिश की और न ही पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने भी शूटर्स को सरेंडर करने का पूरा मौका दिया था। हत्यारे फायरिंग करते रहे, लेकिन पुलिस ने गोली चलाने की बात तो दूर, उन पर पिस्टल तक नहीं तानी थी। नाट्य रूपांतरण में ये साफ हो गया कि वारदात के वक्त पुलिस अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाते हुए कतई नजर नहीं आई थी। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। अतीक गैंग से परेशान लोगों की मुसीबत अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद भी शाइस्ता परवीन ने सरेंडर नहीं किया है। शाइस्ता के साथ साथ गुड्डू मुस्लिम और दूसरे 2 शूटर अभी भी फरार हैं, जो उमेश पाल की हत्या में शामिल थे। अब इसी फरार मंडली से अतीक के खिलाफ आवाज उठाने वालों को डर लग रहा है। सवाल यह भी है कि कहीं अतीक के मारे जाने के बाद भी उसका गैंग जिंदा तो नहीं रहेगा। उमेश पाल पर गोली चलाने वाले असद और गुलाम एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। इनसे पहले हमले के वक्त गाड़ी चला रहे अरबाज को भी पुलिस ढेर कर चुकी है और फिर विजय चौधरी उर्फ उस्मान को भी एनकाउंटर में मार गिराया गया है। उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने के आरोपी अतीक और अशरफ की भी हत्या हो चुकी है। बावजूद इसके प्रयागराज में खौफ अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि न तो गुड्डू मुस्लिम पकड़ में आया है और न ही शाइस्ता परवीन का कुछ पता चला है। यही वजह है कि अतीक गैंग के खिलाफ आवाज उठाने वाले अब भी सहमे हुए हैं। अब अतीक अहमद के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कराने वाले जीशान उर्फ जानू को जान का डर सता रहा है। बड़ा डर इस बात का रहता है कि जैसे उनके गुर्गे लोग हैं, जो कहीं न कहीं उन्होंने कसम खा रखी होगी कि हम
जिसान को मारेंगे या कुछ करेंगे, जो हमें अपनी बिरादरी से पता चलता है। क्योंकि देखिए हमने कम से कम 20 गुर्गों को जेल करवा रखी है जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होगा कि आज नहीं तो कल मैं उनके ऊपर क्या नाम है उनको गवाही दूंगा तो उनको आजीवन तक की सज़ा पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बात का डर बना हुआ है। जो अतीक गैंग को करीब से जानता है उसे शाइस्ता की ताकत और उसके शातिराना अंदाज के बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि शाइस्ता पेशेवर अपराधी भले न हो, लेकिन अतीक के जेल जाने के बाद रंगदारी, वसूली और पैसों के लेन देन का पूरा हिसाब शाइस्ता ही संभालती थी। दावा है कि पैसे समय पर नहीं पहुंचने पर वो लोगों को टॉर्चर भी करती थी। तो इसी तरीके की बात हकीकत बात है कि पूरी जो हमारी बिरादरी है कहीं ना कहीं 50% हमारी बिरादरी इस बात को कह रही है, मुझे कह रही है और भी जो भी लोग सामने कैमरे में आके बोले उनको कह रही है। तो इस तरीके की बात बहुत से सुनने में आ रही है। तो कहीं ना कहीं उनके गुर्गों से खतरा बना हुआ, उनके गुर्गों पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई जैसे चल रही प्रशासन की चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं उनको भी पता चल जाएगा कि बाबा जी की सरकार में अब कहीं ना कहीं में सुधरना पड़ेगा, हमें लाइन बदलनी पड़ेगी। न तो शाइस्ता अभी तक पुलिस के हत्थे चढ़ी है और न ही गुड्डू मुस्लिम। इसके अलावा शूटर साबिर और अरमान भी अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं। माना जा रहा है कि ये सब एक दूसरे के संपर्क में हो सकते हैं और साजिश रचकर हत्याएं कर सकते हैं। बेटे और पति की हत्या के बाद भी शाइस्ता का सरेंडर न करना इसी संदेह की तरफ इशारा करता है। तो क्या लगता है कि अतीक और अशरफ के खात्मे के बाद कमान कौन संभाल सकता है? आने वाले दिनों में छोटे जो बच्चे हैं वो संभाल सकते हैं या फिर शाइस्ता परवीन संभालेंगे? अब देखिए हमें तो नहीं लगता कोई कमान संभालने लायक रह गया है। लोग अपनी जान बचा लें और इस सरकार में सुधर जाएं, और अगर कोई कमान लेने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम आप जान ही रहे क्या होना है। क्योंकि देखिए सरकार वो नहीं है कि आप कोई नया गुंडा निकला और उभर रहा है। क्योंकि पहले जैसे सरकारों में देखिए गुंडे अगर अपराध भी करते थे, अगर वो किसी पार्टी से रहते थे उनको पार्टी से निकाला नहीं जाता था। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अतीक गैंग की कमर बुरी तरह टूट चुकी है, लेकिन जब तक शाइस्ता शिकंजे में नहीं आती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी माना जाएगा। शाइस्ता की तलाश में कौशाम्बी से लेकर तमाम दूसरे जिलों में लगातार छापेमारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट ABP। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने चुनाव में होने वाले बेतहाशा खर्च पर बड़े सवाल किए हैं। एक लेख के जरिए उन्होंने महंगे चुनाव पर चिंता जाहिर की। वरुण गांधी ने लिखा है कि गरीब लोकतंत्र में ये लोगों को सबसे बड़े उत्सव से दूर करता है। वरुण गांधी ने लिखा है कि उम्मीदवारों की निजी चंदे पर निर्भरता कम होनी चाहिए। इसके लिए सरकारी फंडिंग की दिशा में ठोस और ईमानदार पहल होनी चाहिए। भाजपा सांसद के मुताबिक ये समय की मांग है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर ऐसा मुद्दा उठा दिया है जो कई लोगों को चुभ सकता है। वरुण गांधी ने बेबाक तरीके से चुनाव में होने वाले खर्च पर खुलकर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने एक अखबार में चुनाव में खर्च होने वाले पैसे पर आर्टिकल लिखा, उसे ट्विटर पर शेयर किया। वरुण ने ट्विटर पर लिखा, चुनावी चंदे पर नियंत्रण जरूरी है। 2009 के आम चुनाव में $2 अरब खर्च हुए थे और 2019 तक ये आंकड़ा $8.5 अरब पार कर चुका है। महंगा होता चुनाव न सिर्फ गरीब को लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव से दूर करता है, बल्कि उसकी निष्पक्षता भी प्रभावित करता है। इस आर्टिकल में वरुण गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में हर विधायक अपने करियर की शुरुआत झूठे रिटर्न फाइलिंग से करता है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की निजी चंदे पर निर्भरता कम करने के लिए सरकारी फंडिंग की दिशा में ठोस और ईमानदार पहल समय की मांग है। मुझे लगता है कि भारत के संविधान के अनुरूप जो चुनाव की व्यवस्था की गई है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन की आवश्यकता का सबसे बड़ा निर्णय लोकतंत्र में संसद है, और ऐसी बात है वे संसद के सदस्य हैं, उन्हें संसद के पटल पर अपनी बात को रखना चाहिए। वरुण गांधी ने अपने इस आर्टिकल में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 2021 से 2022 में देश में राष्ट्रीय दलों की आय का 60% अज्ञात स्रोतों से आया और ये राशि 2172 करोड़ से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।